Hello friends, welcome on this favorite channel Physics ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स 2.1, 2.2 एंड 2.3 का वन शॉट आपको होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम देखने वाले हैं 2.4 दैट इज हैव यू अर्न योर टुमारो, ये पोएम का वन शॉट लेक्चर। फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया पोएम है, एडगर गस्ट ने लिखी है, वन ऑफ द इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल पोएम है। चलो स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। फिगर ऑफ स्पीच के बारे में भी डिस्कस करेंगे, पोएटिक डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं एंड एप्रिसिएशन कैसे लिखना है, प्लस इसका एक क्वेश्चन पेपर PYQ जैसे होता है उस तरीके से एक क्वेश्चन भी हम सॉल्व करके देखने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। हैव यू अर्न योर टुमारो। फ्रेंड्स पोएम का जो टाइटल है इट इज अ क्वेश्चन टू अस। अस मीन्स वी आर द रीडर। तो रीडर को ही क्वेश्चन पूछा है, हैव यू अर्न योर टुमारो। अभी यहाँ पे जनरली व्हाट हम मीन्स वी डू अर्निंग, हम अर्निंग करते हैं, वी अर्न मनी स्पेशली, समटाइम वी अर्न रिस्पेक्ट ऑल्सो, है ना। लेकिन यहाँ पे पोएट ने कुछ अलग सा सवाल किया है कि हैव यू अर्न योर टुमारो। तो यहाँ पे मेटाफोरिकली टुमारो क्या कहना चाहते हैं पोएट, चलो देखते हैं। सो द पोएम हैव यू अर्न योर टुमारो इज रिटन बाय एडगर गस्ट। ही इज ब्रिटिश पोएट, born in England and was brought to United States when he was just 10 years old. He began his writing career in 1895 at the age of 14. Friends, एडगर गस्ट ने इतने सारे पोएम्स लिखी है बिकॉज he started writing poetry at the early age of his life. Means he was just 14 years old, he started writing poems. So he has written more than 11,000 poems. तो बहुत ज़्यादा पोएम्स इन्होंने लिखे हैं एंड मोस्ट ऑफ पोएम्स हैज़ अ मैसेज टू अस। इंस्पिरेशनल भी है, मोटिवेशनल भी है एंड एक बहुत ही अच्छा मैसेज एडगर गस्ट अपने पोएम से हमेशा रीडर्स को देते आए हैं। एडगर गस्ट इज़ नोन एज पीपल्स पोएट। तो उनका जो राइटिंग का स्टाइल है ना, इट इज़ वेरी सिंपल एंड ऑप्टिमिस्टिक। तो इसी वजह से इन्हें पीपल्स पोएट कहा जाता है। पीपल्स पोएट ये याद रखना है क्योंकि व्हेन वी राइट एप्रिसिएशन तो पोएट के बारे में थोड़ा लिखना होता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एडगर गस्ट के बारे में, दैट ही इज़ नोन एज पीपल्स पोएट फॉर हिज सिंपल स्टाइल एंड ऑप्टिमिस्टिक टोन ऑफ राइटिंग। गस्ट इज़ एन अमेरिकन राइटर ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी है पोएट के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। पोएम में क्या दिया गया है, थीम क्या है इस पोएम की। सो दिस इज एन इंस्पिरेशनल पोएम। मोस्ट ऑफ एडगर गस्ट पोएम आर इंस्पिरेशनल। तो उनके बहुत से पोएम इंस्पिरेशनल ही होते हैं। सो दिस इज वन अमॉन्ग देम। इन दिस पोएम द स्पीकर इज आस्किंग द रीडर whether they have done anything to improve the life of another human being or not. It is up to you whether you will have a better future or not. सो सिंपली यहाँ पे एडगर गस्ट ने क्या कहा है, यानी कि स्पीकर ही वो है, तो उन्होंने कहा है कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग इट इज़ अ प्राइम मोटो दैट वी मस्ट हेल्प द नीडी पर्सन। तो ये हमारा दायित्व होता है, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी मस्ट हेल्प द अदर्स। तो हमने दूसरों को हेल्प करना चाहिए, इट इज़ ड्यूटी कहेंगे हम या फिर हमारा सजेशन कहेंगे। तो एडगर गस्ट का भी यही कहना है कि यू हैव डन एनीथिंग टू इम्प्रूव समवन्स लाइफ, कि आपने किसी की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कुछ किया है क्या। मीन्स देखो, हेल्प का जो नेचर होगा इट इज़ वेरी पर्सन टू पर्सन, लेकिन हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू मेक अदर्स लाइफ बेटर। तो किसी भी तरीके से हम उनका लाइफ बेटर करने की कोशिश कर सकते हैं, बाय ऑफरिंग हेल्प, बाय ऑफरिंग फाइनेंशियल हेल्प, और बाय ऑफरिंग फूड, बाय गाइडिंग देम, बाय गिविंग नॉलेज, या फिर गिविंग इमोशनल टच। किसी भी तरीके से हम किसी को हेल्प कर सकते हैं। तो एडगर गस्ट इनका यही कहना है कि किसी भी तरीके से आपने किसी इंसान की लाइफ को बेटर करने की कोशिश की गई है, अगर नहीं की गई होगी तो उनका ऐसा कहना है कि यू कांट अर्न अ डे
मतलब आप आपका दिन नहीं कमा सकते हो। चलो देखेंगे क्या है। Therefore, one should consider one's action and deeds carefully and plan accordingly for a better future. So simply the theme of the poem is that we must help the others. As it is to be said that service to man indeed service to God. तो बस यही एक मोटो प्रिंसिपल लेकर एडगर गस्ट ने ये पोएम लिखी है, Have you earned your tomorrow? The poem has 4 stanzas and the poet has asked many questions to reader. तो ये पोएम में क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस पोएट ने पूछे हैं, 4 स्टैंजा दिए गए हैं, बहुत से क्वेश्चंस पूछे हैं, एंड एवरी क्वेश्चन आस्क रीडर कि आपने किसी की तरह से किसी की ज़िंदगी को बेहतर करने का कोशिश की है या नहीं है। तो ये पोएम को एक स्पेसिफिक स्कीम भी यहाँ पे यूज़ की गई है। चलो देखते हैं। वे डे थ्रू ऊ यानी कि A-A-B-B, जिसे राइमिंग कपलेट्स भी कहा जाता है। सो हियर द पोएट हैज़ यूज अ प्रॉपर स्कीम दैट इज़ A-A-B-B विच वी कॉल्ड एज राइमिंग कपलेट्स। तो यहाँ पे राइमिंग कपलेट्स का भी यूज़ किया गया है एंड बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो ये जो क्वेश्चन है ये जो पोएम है इट इज़ रिटन इन क्वेश्चन फॉर्म। आंसर भी यहाँ पे मिल जाता है, लास्ट में मिल जाता है। चलो देखते हैं क्या है। सो द फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन एंड फिगर ऑफ स्पीच पे भी हम डिस्कस करेंगे। इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे? डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे? The day is almost over and its toiling time is through. Is there anyone to utter now a kindly word of you? So at the opening, the poet asks the reader many questions. One among them is that, is anybody there happier because you passed his way? As he says that you meet number of people throughout the day. Is there anyone who has become happy because you did something with them? आपने उनके साथ कुछ तो हेल्प की गई होगी, कुछ तो बात की गई होगी या फिर जेंटल स्माइल दी होगी जिस वजह से जो सामने वाला पर्सन है वो खुश हुआ होगा। इज़ एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास हिज वे? पास हिज वे मतलब किसी को क्रॉस कर देना, या फिर किसी को मतलब हम मिलते हैं और आगे चले जाते हैं, या फिर कोई हमारे पास से चले गया होगा। तो क्या आपने उस इंसान की लाइफ में कुछ खुशियाँ लाने की कोशिश की गई है? डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे? और इज देयर एनीवन हु कैन से दैट यस मॉर्निंग ही स्पोक टू मी एंड ही सेड सो एंड सो टू मी? क्या कोई इंसान है ऐसा जो एट द एंड ऑफ डे बोल सकता है कि XYZ talk with me very affectionately and I like that very much, I am very happy for that? ऐसा बोलने वाला अगर कोई है means you have earned your tomorrow. This day is almost over and its toiling time is through. So the poet says that now the day is going to end, means अभी दिन ख़त्म होने पे आ चुका है, and throughout the day all the tough time, hard time is going to finish. जो भी tough time होता है यानी कि every day rises with new challenges and new difficulties. तो हमें क्या करना होता है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना होता है, डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करके आगे चलना होता है। तो अब ये दिन नियर अबाउट ख़त्म होने पे आया है एंड इसका जो टॉयलिंग टाइम है ये भी अब ख़त्म होने पे आया है। इज़ देयर एनीवन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू? क्या एंड ऑफ द डे इज़ देयर एनीवन हु कैन से सम काइंड वर्ड्स अबाउट यू दैट थैंक यू वेरी मच माई डियर, यू हेल्प मी, यू टॉक्ड मी, यू मेड मी हैप्पी बिकॉज यू स्पोक टू मी? ऐसा कुछ तो बोलने वाला कोई है जो आपको बोल सकता है कि आपके उन वर्ड्स के वजह से, उस डिड के वजह से मेरा दिन बहुत अच्छा स्पेंड हो चुका है। सो यहाँ पे अटर जो वर्ड है, अटर का मतलब होता है स्पीक। अटर का मतलब होता है बात करना। काइंडली वर्ड ऑफ यू, अभी काइंडली वर्ड्स कौन कौन से पता है आपको? थैंक यू, यू आर, या फिर हम बोल सकते हैं सो नाइस ऑफ यू, यू आर वेरी गुड, है ना, जिस वजह से
सामने वाला जो लिसनर है वो बहुत अच्छा फील करे, तो वो होते हैं काइंडली वर्ड्स। तो पोएट का कहना है कि दिन भर में कोई एक इंसान भी अगर आपको कुछ काइंडली वर्ड्स कहता है, मतलब आपने उनके लाइफ में कुछ तो अच्छा करने की कोशिश की है, यू हैव ट्राइड टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ दैट पर्सन, मीन्स यू हैव अर्न अ डे और टुमारो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टाइटल है यू हैव अर्न अ टुमारो, ये थोड़ा सा मेटाफोरिकली है। टुमारो यहाँ पे मतलब है नया दिन नहीं, तो आपका जो फ्यूचर है, आपका जो लाइफ है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो जैसा हमें तो पता है कि हमारे जितने भी सीनियर्स है या फोर फॉर्मर्स है, हमारे एल्डर्स है, ये हमेशा हमें बताते हैं कि अच्छे काम करने का नतीजा हमेशा अच्छा होता है एंड उसका रिटर्न भी हमें यही मिलता है। तो जितने अच्छे काम हम करते जाएंगे उतना ब्लेसिंग हमें मिलता जाएगा एंड उस ब्लेसिंग से हम बहुत ही अच्छी लाइफ जी सकते, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड लाइफ हम जी सकते। तो पोएट का भी यही कहना है कि हम हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि किसी ना किसी तरीके से किसी को हेल्प करनी चाहिए। फ्रेंड्स, जब हम हेल्प करते हैं दूसरों को, है ना, तो वो तो बहुत खुश हो जाते ही है, बट एक इंटायर सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है कि आज मेरा जो दिन है वो बहुत अच्छा रहा, बिकॉज आई हेल्प समवन, आई स्पोक टू समवन। मैंने किसी से बात की जिसके वजह से उन्हें बहुत अच्छा लगा, मैंने आज किसी को हेल्प की जिसके वजह से उनका काम हो गया। चलते चलते भी हम किसी को हेल्प कर सकते हैं। मान लो यू आर गोइंग थ्रू मार्केट एंड यू हेल्प अ नीडी पर्सन, आपने किसी को हेल्प कर दी, तो किसी के बैग उठाने में हेल्प कर दी, किसी को आपने आपका सीट ऑफर कर दिया। अगर आप बस से जा रहे एंड कोई एल्डरली पर्सन आता है तो आप अपना सीट उन्हें देते हैं, तो दैट गिव्स रियल जॉय। और उस तरीके की खुशी हम पैसों से नहीं खरीद सकते, है ना। तो पोएट का भी यही कहना है। सो द पोएट सेज दैट at the end of day, do you remember that someone has spoken you with such a kind and affectionate word? If yes, it means that you have earned your tomorrow. God has given you a day more to live. God has blessed you. इनका इस तरीके से कहना है। देखो कितनी स्माइल आ जाती है अगर आप थैंक यू बोलते हो या someone thank to you, तो वो बहुत खुशी वाली बात होती है। And happiness, we know that happiness is the ultimate क्या कहेंगे हम, अल्टीमेट रीज़न होता है हर चीज़ का। हैप्पीनेस इसके आगे नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए हैप्पीनेस इज़ द की ऑफ सक्सेस, ऐसा भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्टैंजा में देखेंगे यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच कौन कौन से अब देखते हैं। तो यहाँ पे देखें आप कि बहुत से क्वेश्चंस का यूज़ किया गया है। तो सबसे पहला यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों, ये पोएम में यूज़ किया गया है, दैट इज़ इंट्रोगेशन। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, इंट्रोगेशन। एंड जहाँ इंट्रोगेशन होता है ना, वहाँ पे हमेशा एक और फिगर ऑफ स्पीच होती है, दैट इज़ इन्वर्जन। तो ये पोएम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वर्जन एंड इंट्रोगेशन का यूज़ किया गया है। देखिए यहाँ पे ये दोनों की जो प्लेस है वो इंटरचेंज हो चुकी है ना। तो जनरली हम सब्जेक्ट वर्ब होता है, यहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट आ रहा है। जैसे कि एनीबडी इज़ हैप्पियर, तो यहाँ पे लिखा इज़ एनीबडी हैप्पियर, है ना। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड लाइन में, यानी कि इंट्रोगेशन तो यहाँ पे सब दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद में अटर अ काइंडली वर्ड ऑफ यू, वर्ड काइंडली कहा गया है ना। यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है, वर्ड काइंडली। अभी वर्ड्स हार्श भी होते हैं, दिल तोड़ने वाले भी होते हैं, है ना। अगर किसी ने कह दिया आई हेट यू, तो वो हार्ड वर्ड्स हो जाते हैं, दिल तोड़ जाते हैं। एंड कभी कभी किसी ने बोल दिया अच्छा सा, है ना, तो हमारा दिल भी खुश हो जाता है, तो वो हैप्पी वर्ड्स कहते हैं। काइंड वर्ड्स यानी कि एक्चुअली वर्ड्स तो वही होते हैं, लेकिन बोलने वाला जो होता है ना, उसका इंटेंसिटी या फिर उसका इंटेंट कहेंगे हम, वो चेंज हो रहा है पर्सन टू पर्सन। यानी कि यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों, ये है हमारी ट्रांसफर्ड एपिथेट। यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है ट्रांसफर एपिथेट।
ट्रांसफर, एपिथेट, इन्वर्जन एंड इंट्रोगेशन के अलावा अलिट्रेशन तो आपको पता है हर जगह मिल जाती है। कॉन्सोनेंस एक फिगर ऑफ स्पीच है जो हर जगह मिल जाती है ना। कॉन्सोनेंस भी यहाँ पे आप देख सकते हैं हर जगह मिलती है कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच। चलो सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। सेकेंड स्टैंजा में क्या कहते हैं पोएट? सो डिड यू गिव अ cheerful greeting to the friend who came along, or a churlish sort of howdy and then vanish in the throng? So poet once again ask a question that when you meet your friend, have you greeted him with very much joy, or you just said him hi and you went away? या फिर आपने किसी दोस्त को मिलने के बाद बहुत ही एक्साइटेड होके उससे आपने बहुत ही प्यार से उसे हेलो, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, या फिर आपने बस उसे हाय हेलो करके वहाँ से चले गए। तो देखो जब हम किसी को बहुत ही अफेक्शनेटली मिलते हैं, बात करते हैं, तो सामने वाला भी बहुत अच्छे से हमें ट्रीट करता है एंड वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। या फिर हमने किसी को जस्ट हाई करके चले गए तो वो भी सोचता है यार कितने अरोगेंट है या फिर कितने रूड है, सीधे सीधे बात भी नहीं करते हैं, है ना, तो बहुत अकड़ू समझते हैं लोग। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि डू यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग। चीयरफुल ग्रीटिंग मीन्स हैप्पी ग्रीटिंग, जॉयस ग्रीटिंग। ग्रीट करना मतलब किसी को अभिवादन करना, किसी से मिलना, हाय हेलो गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, इस तरीके से किसी से बात करना मतलब क्या है? चीयरफुल ग्रीटिंग। चीयरफुल का मतलब होता है वेरी हैप्पी ग्रीटिंग टू अ फ्रेंड हु केम अलोंग, और अ चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउटी। चर्लिश का मतलब होता है रूड। रूड का मतलब होता है वेरी अरोगेंट टाइप, है ना, कि बहुत ही रूड तरीके से सिर्फ हाय हेलो कर दिया और वहाँ से चले गए, अच्छे से बात भी नहीं की, उसे कहा जाता है चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी एंड देन वैनिश इन द थॉर्न। वैनिश मतलब डिसअपियर हो जाना, एंड थ्रॉन का मतलब होता है क्राउड। सो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि आपने आपके दोस्त को बहुत अच्छे से बात किया, उससे हेलो गुड मॉर्निंग कहा, या फिर बहुत अफेक्शनेटली बात किया, या फिर आपने उसे बहुत ही अरोगेंटली रूडली हेलो हाउडी, हाउडी का मतलब होता है हेलो हाय, है ना, हाय हेलो करना, है ना, उसे हाउडी कहा जाता है। एंड देन वैनिश इन द थ्रॉन, इसे बस हाय हेलो कर दिया, आई एम इन हरी, चलो निकल गए। अगर आप किसी को इस तरीके से बात करते हैं तो आपने अच्छे से उनसे बात नहीं की है, यू डोंट ट्रीट द पर्सन वेरी अफेक्शनेटली। तो यहाँ पे पोएट का कहना है कि वी मस्ट नॉट डू दिस, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? किसी को चीयरफुल ग्रीटिंग देना है, उसे हमें हेल्प करना है, और वेर यू सेल्फिश प्योर and simple as you rush along the way, or is someone mighty grateful for a deed you did today? Or again poet asks a question that were you selfish, pure and simple? अभी ये सारे क्वेश्चन है, इनका आंसर नहीं आता है ना। अफर्मेटिव क्वेश्चन पूछे मतलब नहीं, हम ऐसा कभी भी कुछ नहीं करते। एंड होप वी टू मीन्स यू नेवर डू दिस, आप भी ऐसा नहीं करते। कैसा? वेर यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल। तो बहुत बार हम देखते हैं, ठीक है ना, किसी का जब काम आता है तो दे कम टू अस एंड टॉक विथ अस एंड वेरी काइंडली टॉक विथ अस। किसी का काम जब हमसे अट जाता है तो वो आते हैं हमारे पास, अच्छे से बात करते हैं, है ना, जब तक उनका काम नहीं होता तब तक। एंड इन अदर नेवर कम टू टॉक टू अस, सामने से जाते हैं फिर भी बात नहीं करते। तो बहुत बार हम देखते हैं ऐसे सेल्फिश लोग होते हैं। तो पोएट पूछते हैं कि आर यू सच टाइप ऑफ सेल्फिश पर्सन? क्या आप भी इस तरीके से सेल्फिश है? बस आपने आपका काम था इसीलिए किसी से बात किए और वहाँ से निकल के चले गए। Were you selfish, pure and simple as you rush along the way? Rush along, rush का मतलब होता है to go quickly, या फिर आप बहुत जल्दबाजी में वहाँ से चले गए, किसी को मिल के एकदम से गायब हो गए,
और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे। डिड, यहाँ पे डिड ये जो है ना होमोफोन से यहाँ पे सो में, डिड का मतलब यहाँ पे होता है काम, या फिर हम कहेंगे टास्क, या फिर कहेंगे हम हमारा वर्क, है ना। या फिर कोई ऐसा है जो आपके वर्क के वजह से, द डिड यू डिड टुडे, जो काम आपने किया है उस काम के वजह से माइटी ग्रेटफुल है। ग्रेटफुल मतलब क्या होता है? थैंकफुल हो जाना। ग्रेटफुल का मतलब होना थैंकफुल हो जाना। तो क्या कोई है ऐसा जो आपने उनको हेल्प करने के वजह से बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हो चुके हैं या फिर बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो चुके हैं? तो फ्रेंड्स देखो, हम हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके, देखो फाइनेंशियल ही हेल्प होती है ऐसा नहीं है ना। हेल्प बहुत अलग अलग टाइप से हो सकती है। तो जब हम किसी को हेल्प करते हैं ना, तो इन रिटर्न में हमें गिफ्ट मिलता है, जो खुशी मिलती है वो सबसे बढ़िया खुशी होती है ना। तो यहाँ पे सेकेंड स्टैंजा में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच है, चलो देखते हैं। अगेन यहाँ पे इंट्रोगेशन का यूज़ किया गया है, इन्वर्जन का, है ना। तो वो हम रिपीट नहीं करेंगे, स्किप करेंगे। उसके बाद में देखो यहाँ पे चीयरफुल ग्रीटिंग, देन ग्रीटिंग जो है वो चीयरफुल बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज ट्रांसफर एपिथेट। ठीक है, यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो ट्रांसफर एपिथेट है। अलिट्रेशन एंड इन रिपीटेशन, ये तो कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है। कॉन्सोनेंट्स यू इजीली फाइंड देम। चलो यहाँ पे देखते हैं, वर यू सेल्फिश प्योर सिंपल एज यू रश द लॉन्ग वे। यहाँ पे देखो सेल्फिश प्योर एंड सिंपल, सेल्फिश प्योर एंड सिंपल। एक्चुअली जो सेल्फिश होते हैं ना वो सिंपल कभी नहीं होते, वो प्योर कभी नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया दोनों भी। तो यहाँ पे ना ये अपोजिट कंसेप्ट वाले हैं। सो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एंटीथेसिस। यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सी है? एंटीथेसिस। नेक्स्ट जो लाइन है, और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे, तो आप देख सकते हैं डी का यहाँ पे बहुत बार यूज़ किया गया है। सो लास्ट में जो है दैट इज अलिटरेशन। तो एग्ज़ाम में हमें क्या करना होता है? किसी भी एक फिगर ऑफ स्पीच के बारे में लिखना होता है, चाहे आप अलिट्रेशन लिखो, चाहे रिपीटेशन लिखो, चाहे एंटीथेसिस लिखो, जो आपको आइडेंटिफाई करने में इजी होता है, जिसका एक्सप्लेनेशन आपको पता है, वो वाली फिगर ऑफ स्पीच आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं। अभी थर्ड स्टैंजा में वंस अगेन द पोएट आस्क्स क्वेश्चन टू रीडर, कैन यू से टुनाइट in parting with the days that is slipping fast, that you help a single brother of the many that you passed. So the poet asks that throughout the day you have met number of people, number of friends of yours, and at the end of day, is there anyone who can say that yes, you have helped me today and I am very thankful to you. तो दिन भर हम बहुत से लोगों को मिलते हैं, है ना, एंड पूरे दिन में एट द एंड ऑफ द डे, इज देयर अ सिंगल ब्रदर, इज देयर एनीवन हु कैन से दैट यू हेल्प मी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आपने मुझे हेल्प किया है एंड मैं बहुत ही आपका थैंकफुल हूँ। ऐसा कोई इंसान है या नहीं? कैन यू से टुनाइट in parting with the days that is slipping fast, that is slipping fast means now the day is almost going to over। अभी आज का जो दिन है ये ख़त्म होने पे आया है ना। शाम हो जाती है, बाद में शाम होने के बाद हम भी थक जाते हैं, एंड उसके बाद में किसी को हेल्प करने के लिए हम बाहर भी नहीं निकलते हैं, वी टेक डिनर एंड गो टू बेड। तो पोएट कहते हैं कि नाउ द डे इज़ गोइंग टू फिनिश। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि आपने किसी को हेल्प की है एंड वो व्यक्ति जो है, जिस किसी को भी आपने हेल्प की है, वो आपको थैंक यू बोल रहा है या फिर काइंडली वर्ड्स बोल रहा है, दैट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर और मेनी ऑफ दैट यू पास। दिन में तो हम बहुत से लोगों को मिलते हैं,
लेकिन इतने सारे लोगों को मिलके एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो हमें बोल सकता है या फिर जिसे हमने खुशी दी होगी, तो हमारा डे तो वेस्ट ही हो गया, है ना। पैसे कमाना ये एक दूसरा मैटर हो जाता है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है हमारा कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग वी हैव टू हेल्प द अदर्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पोएट पूछते हैं, इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सेड, डज अ मैन हुज होप वर फेडिंग नाउ विथ करेज लुक अहेड। और पोएट सेज दैट इज देयर अ सिंगल पर्सन, सिंगल हार्ट, हार्ट मीन्स हियर नॉट हार्ट, है ना, जो लेबोरेटरीज में होता है, बायोलॉजी के लेबोरेटरीज में आपने देखा होगा मॉडल होता है वो, तो यहाँ पे मॉडल नहीं है, यहाँ पे पूरा ह्यूमन बींग्स को यहाँ पे इंडिकेट किया है। क्या कोई इंसान है रिजॉइस हो जाना, रिजॉइस हो जाना मतलब क्या होना, हैप्पी हो जाना, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका है बिकॉज यू डिड और सेड, आपने उनको हेल्प की या फिर आपने उनके साथ बहुत अच्छे से बात की, उस वजह से वो इंसान बहुत ज़्यादा खुश हुआ। क्या ऐसा कोई है विथ हुम यू हेल्प्ड और टॉक्ड एंड दैट मेड दैट पर्सन वेरी हैप्पी? इज देयर अ सिंगल पर्सन in your life today that you have helped and you have talked with him very affectionately? Does a man whose hope was fading now with courage look ahead? Or you met with someone who is completely nervous, who is completely crushed, and you talk with him, you motivated him, and with that motivation, that inspiration, the person is now very hopeful and he try to live and fight with the struggle. क्या कोई ऐसा इंसान है जो कि उसकी जो होप है फ्रेंड्स वो फेडिंग नाउ मीन्स हु इज बिकम वेरी नर्वस, वेरी फ्रस्ट्रेट, and you talk with him, you motivated him, you encouraged him, and because of that the person feels very confident, very hopeful, and he decides to fight the obstacles, fight the problems very confidently. तो अगर आप ऐसा किया होगा तो डेफिनेटली यू हैव अर्न योर टुमारो। तो फ्रेंड्स देखो, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुका होगा, बिकॉज वी नो दैट अप एंड डाउन्स कंटिन्यूसली इन आवर लाइफ, तो whenever we are depressed, we need moral support. We need someone who can motivate us, who can inspire us, who can console us. And इस समय में अगर हम वो रोल प्ले करते हैं तो डेफिनेटली दैट पर्सन believes in us and became very happy and he tried to live with that confidence. तो ये बहुत बढ़िया खुशी है कि किसी को हमने उम्मीद दी है ना, किसी को होप देना ज़िंदगी जीने के लिए, ये बहुत बड़ा काम होता है। पोएट पूछते हैं, क्या ऐसा कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था, जिसकी उम्मीदें तकरीबन अभी ख़त्म हो चुकी थी, एंड आपने उनसे बात की, आपने उन्हें मोटिवेट किया, इनकरेज किया, एंड आपकी बातों से वो अब फिर से एक बार अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने की, या फिर अपनी जो समस्याएं आई थी जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए थे, अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विथ फुल करेज ही ट्राइज। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, एंड ये अच्छे काम का फल भी हमें तुरंत मिल जाता है। दैट इज़ वी आर ब्लेस्ड बाय अदर्स, एंड ब्लेसिंग जो होती है वो हमारी लाइफ लाइन बढ़ाती है ना। सो हियर दैट लुक अहेड यानी कि आगे। तो अब देखते हैं ये स्टैंजा में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। तो यू फाइंड दैट अलिट्रेशन, रिपीटेशन तो है, स्लिपिंग फास्ट यहाँ पे यूज़ किया है। देखो स्लिप होना, स्लिप होना मतलब फिसल जाना, है ना। अभी फिसलना ये तो इंसान की एक्टिविटी है, लेकिन यहाँ पे किसको दिया है, डे को बताया, यानी कि यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे जो फिगर है पर्सोनिफिकेशन, स्लिपिंग फास्ट। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं हम, हैव यू सिंगल ब्रदर ऑफ मेनी दैट यू पास्ट। यहाँ पे सिंगल लिया, यहाँ पे मेनी लिया है,
है ना। सिंगल और मैनी एक दूसरे के कैसे है, अपोजिट है। तो अपोजिट जहाँ होता है वहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एंटीथेसिस, है ना। जब भी अपोजिट होता है वहाँ पे एंटीथेसिस होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सेड। तो सिंगल हार्ट का मतलब सिंगल हार्ट नहीं है ना। हमने देखा कि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग क्या है, छोटा पार्ट है, बड़े पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। वेयर अ स्मॉल पार्ट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द होल और द होल इज गोइंग टू यूज द स्मॉल पार्ट, देयर इज सिनेक्डकी। वहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसका नाम है सिनेक्डकी। तो सिनेक्डकी का एक एग्जाम्पल है इस पोएम में, दैट इज सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर what you did or said. Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? यहाँ पे यूनिक कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं, अलिट्रेशन वगैरह आप लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में क्या क्या पोएट ने कहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट फोर्थ स्टैंजा है, फोर्थ स्टैंजा की पोएम है। चलो देखते हैं। डू यू वेस्ट द डे और लूज इट? Was it well or sorely spent? Did you leave a trail of kindness or a scar of discontent? So next the poet once again asks question that you have spent your day. Now tell me honestly, have you spent it well or lose it or wasted it? अभी दिन वेस्ट कैसे होता है? How the day is being wasted when you do nothing? खुद के लिए नहीं, when you do nothing for others, when you do nothing to improve the life of others, it means that you have wasted your day. जब आपने किसी दूसरे की ज़िंदगी इम्प्रूव करने के लिए किसी दूसरे को हेल्प ही नहीं की गई है तो आपका जो दिन है यार, ये दिन क्या है, वेस्ट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। गॉड भी बोलेगा, मतलब सोचता होगा कि इसे मैंने एक दिन का चांस दिया, एक दिन की लाइफ दी एंड इसने ये इसको ऐसे ही बर्बाद कर दिया। सो पोएट आस्क्ड दैट डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट? वाज इट वेल और सॉली स्पेंट? और यू स्पेंड द डे वेरी वेल और वेदर यू स्पेंड द डे वेल और सॉली, है ना। सॉली का मतलब होता है बैडली, सॉली स्पेंड मीन्स बैडली। तो क्वेश्चन पूछते हैं हमें, क्या आपने आपका दिन ऐसे ही गवा दिया या फिर ऐसे इसे फिनिश कर दिया, या फिर इसे आपने बहुत अच्छे से स्पेंड किया या फिर बैडली स्पेंड किया? अब अच्छे स्पेंड कैसे होता है? व्हेन वी डू समथिंग सो दैट अदर्स लाइफ कैन बी इम्प्रूव्ड, और व्हेन वी डू हेल्प अदर्स, व्हेन वी टॉक विथ अदर्स, व्हेन वी ट्राई टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ अदर्स, इट मीन्स दैट वी हैव स्पेंड आवर डे वेल। एंड at the other side, opposite side, if we don't do anything, if we don't try to improve someone's life, if we don't talk with someone, it means that we spend our day very very badly. तो सिंपल सी बात है, अगर हम दूसरों को खुशी देते हैं तो वो खुशी रिटर्न में हमें मिलती है। न्यूटन का लॉ हमें पता है। अगर हम बहुत ही बुरा दिन स्पेंड करते, किसी को हेल्प नहीं करते, किसी को हर्ट कर देते हैं, है ना, इन रिटर्न हमें वो हर्ट ही मिलता है और हमारी ज़िंदगी जो है तो वो बहुत ही ख़राब तरीके से स्पेंड करती है। तो भगवान को भी बहुत बुरा लगता होगा कि इनको एक दिन मैंने दिया और इन्होंने ये दिन ऐसे ही ख़राब कर दिया, है ना। तो पोएट पूछते हैं कि डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट? वॉज इट वेल और सॉली स्पेंड? डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और स्कार ऑफ कंटेंट? द पोएट आस्क्ड दैट did you leave a trail of kindness? means kindness means कुछ अच्छा, है ना। if you talk with someone very affectionately, if you help with someone, means that you have left kindness in the heart of that person. तो वहाँ पे एक आपके लिए एक रिस्पेक्ट बन जाता है ना। एंड अगर आपने किसी को डिसकंटेंट कर दिया है, डिसकंटेंट मतलब डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड कर दिया है, या फिर आपने किसी को अनहैप्पी कर दिया है, किसी को नाराज़ कर दिया है
है ना, किसी को हर्ट कर दिया है, तो वो भी स्कार। स्कार देखो यहाँ पे, ये जो स्कार है ना, स्कार का मतलब होता है मार्क, या फिर ऊंट के जो भी मार्क होते हैं, जो दिल पे जख्म हो जाती है ना, दिखती नहीं है, खून नहीं निकलता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। एंड ट्रेल का मतलब भी होता है साइन या फिर मार्क, साइन या फिर मार्क, दोनों सेम ही वर्ड है। यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है, हम बात तो करेंगे। देखो, व्हेन यू टॉक विथ समवन वेरी अफेक्शनेटली, देयर इज रिस्पेक्ट टू यू इन द पर्टिकुलर पर्सन, एंड व्हेन यू हर्ट देम, व्हेन यू टॉक वेरी रूडली, दैट पर्सन हेट्स यू। तो जब भी हम किसी से अच्छे से बात करते हैं, किसी को हेल्प करते हैं, तो वो हमारी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं, एंड उनके दिल में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काइंडनेस होता है। एंड एट द अपोजिट साइड, जब भी हम किसी से बहुत अरोगेंटली बात करते हैं, बहुत ही रूडली बिहेव करते हैं, तो वो इंसान हमें अच्छा नहीं कहेगा, ही हेट्स अस, तो वो हमारी हेट करेगा, है ना। तो सिमिलरली है, क्या आपने किसी को हेल्प करी है, किसी से अच्छे से बात की है, तो आपने उनके पास कोई अच्छा मार्क छोड़ा है काइंडनेस का, या फिर आपने वहाँ पे एक दर्द भरा, है ना, एक दर्द भरा मार्क वहाँ पे दिया है। तो ये दोनों भी मार्क है, लेकिन स्कार जो होता है ना, वो पेनफुल होता है ना। यहाँ पे एक पॉइंट हमें लिखना बहुत ज़रूरी है, ये जो होता है ना, ये होता है पेनफुल मार्क। पेनफुल स्कार जब होता है तो पेन होते हैं, एंड ट्रेल जो है ना, तो वो पेन से रिलेटेड नहीं है, यानी कि तकलीफ जिसे कहेंगे हम, ट्रबल जिसे कहेंगे। तो यहाँ पे किसी को आपने ट्रबल दी गई होगी, तो डेफिनेटली वो पर्सन क्या हुआ होगा, नर्वस हो गया होगा, नाराज़ होगा, अपसेट हुआ होगा। As you close your eyes in slumber, do you think that God would say, you have earned one more tomorrow by the work you did today? So at the end, when we go to bed, then we go to bed means slumber. Slumber का मतलब होता है सो जाना, sleep, है ना। तो सोने, जब हम सोते हैं तो हम सोचते हैं कि what I have done today, मैंने क्या आज किया है। तो हम सोचते हैं कि एक अच्छा काम किया मैंने, मेरे दोस्त को हेल्प किया है ना। तो वो बात हमारे दिल में रहती है, एंड वी फील द जॉय। जब भी हम सोचते हैं तो भी हमें बहुत अच्छा खुशी होती है। एंड अगर हमने कुछ किया ही नहीं होगा, तो हमारा दिन तो इसे ही ख़राब हो गया है, दूसरों का भी दिन हमने ख़राब कर दिया है। तो पोएट पूछते हैं कि व्हेन यू गो टू बेड एंड व्हेन you think about whatever you have done something to improve someone's life, if yes, then God would say to you, अगर आपने थोड़ा सा भी किसी की ज़िंदगी को बदलने की कोशिश की गई होगी, किसी को खुशी देने की कोशिश की गई होगी, तो पोएट का कहना है कि God definitely talk to you, God आपसे 100% बात करेंगे, और वो आपको ब्लेस करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, that you have earned one more tomorrow। वन मोर टुमारो, टुमारो का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा फ्यूचर जो है वो दिया गया है, एंड ही सेज दैट योर फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट, ब्लेस यू माय डियर। तो ये गॉड बोलेंगे, कब बोलेंगे, व्हेन वी हैव मेड समथिंग गुड डिफरेंट इन समवन्स लाइफ। नहीं तो फिर रात भर हम सोने की कोशिश करते हैं, टेंशन में होते हैं, नींद नहीं आती है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि दूसरों को हेल्प देने से हमें एक मेंटल हैप्पीनेस मिलता है, पीसनेस मिलता है, जिसकी वजह से हमारा हेल्प भी अच्छा रहता है, एंड दैट इज़ द रियल गिफ्ट। तो इसीलिए पोएट का भी यही कहना है कि वी शुड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प समवन, एटलीस्ट समवन इन अ डे, एटलीस्ट कम से कम किसी एक को तो भी हमने हेल्प करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है, एज आई वंस अगेन से, कि पैसे से ही हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना। हेल्प करने के बहुत से अलग अलग तरीके हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आप कर सकते हैं, उस तरीके से हेल्प हमें करनी चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए गए हैं। सो फर्स्ट लाइन में देखते हैं, डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट, वॉज इट वेल, सॉल इज स्पेंट। अभी वेल का मतलब हमें पता है, ये तो गुड वाला फॉर्म है ना। गुड का मतलब होता है वेल, ये होता है बैड, ये दोनों अपोजिट वर्ड है। सो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में क्या होता है, टू अपोजिट आइडियाज पुट टुगेदर, दो अपोजिट आइडियाज साथ में यूज़ किए गए होते हैं। इसके अलावा
सेकेंड लाइन जो है, डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और स्कार ऑफ डिसकंटेंट। काइंडनेस मतलब कुछ अच्छा, डिसकंट मतलब डिससेटिस्फाइड, अनहैप्पी, पेनफुल, बुरा, यानी कि ये भी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे भी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एंटीथेसिस। अगेन स्कार एंड ट्रेल, ये जो दोनों वर्ड है, ये दोनों वर्ड अलग अलग है लेकिन दोनों का मीनिंग समवॉट सेम ही दिया है ना। तो यहाँ पे ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये दोनों में, ठीक है ना, ये फिगर ऑफ स्पीच है टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी में क्या होता है, टू डिफरेंट वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग, अलग अलग वर्ड्स होते हैं लेकिन उनका मीनिंग सेम होता है, तो वो होता है टॉटोलॉजी का एग्जाम्पल। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, एज यू क्लोज योर आइज इन स्लम्बर डू यू थिंक दैट गॉड वुड से टू यू हैव अर्न वन मोर टुमारो। अभी वन मोर टुमारो ये एग्जाम्पल है मेटाफर का, ये एग्जाम्पल है मेटाफर। टुमारो मीन्स क्या कहा है, फ्यूचर। द वर्क यू डिड टुडे, इंट्रोगेशन भी है वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे इस पोएम में बहुत से एग्जाम्पल है इंट्रोगेशन के, इन्वर्जन के, इसके अलावा अलिट्रेशन है, रिपीटेशन का भी एग्जाम्पल है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे एंटीथेसिस का एग्जाम्पल दिखा, टॉटोलॉजी का भी एग्जाम्पल देखा। जो इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है इसी का फिगर ऑफ स्पीच देखा है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, स्पेशल वीडियो बनाया है पोएटिक डिवाइस का, जहाँ पे हर एक लाइन में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच है, हर एक लाइन में छोटा मोटा, इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट सारे फिगर ऑफ स्पीच आपको मिल जाएंगे। चलो अब देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में पोएम के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से लिखना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोएम है, यही पोएम जो हमने अभी देखा है। क्वेश्चन हमें पता है किस तरीके से आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दो क्वेश्चंस आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3A एंड 3B, ये दोनों क्वेश्चन जो है ये दोनों मिला के हमें पूछा जाता है 14 मार्क्स के लिए, 14 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3A एंड 3B। क्वेश्चन नंबर 3A में हमें क्या करना होता है, एक पोएम दी गई होती है जिसका हमें कॉम्प्रिहेंशन लिखना होता है, अंडरस्टैंडिंग लिखना होता है, एक्टिविटीज़ होती है, सिंपल एक्टिविटीज़ होती है, उसके आंसर्स लिखने होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3B होता है इसके बाद अगेन जिसका अलग पोएम होता है ना। ये पोएम अलग होता है, वो पोएम अलग होता है जिसका अप्रिसिएशन हमें लिखना होता है। अभी यहाँ पर हमने क्या किया है, जैसे वन शॉट है तो उसी पोएम का अप्रिसिएशन देखना है, इसीलिए उसका अप्रिसिएशन लिया। बट एग्जाम में हमें अप्रिसिएशन के लिए अलग एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए अलग पोएम आती है। तो यहाँ पे इस तरीके से एक्टिविटी दी गई होती है, एक वेब दिया है, पोएट वांट्स अस टू ग्रीट अ फ्रेंड हैप्पीली चीयरफुली। तो पोएट्स का कहना है कि हमने हमारे दोस्तों को बहुत ही हैप्पीली एंड चीयरफुली ग्रीट करना चाहिए। और किस तरीके से हमें ग्रीट करना चाहिए हमारे फ्रेंड्स को, इस तरीके से है। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू, इज देयर एनीवन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू, इलॉबरेट दिस लाइन। तो ये लाइन को एक्सप्लेन करके बताना है कि पोएट को क्या कहना था एंड व्हाट वी अंडरस्टैंड। तो ये हमारी लैंग्वेज में लिखना है, थोड़ा वर्डिंग चेंज होगा, फिर भी एक्सेप्टेड है, बिल्कुल ही डरना नहीं लिखते समय। नेक्स्ट है, नरेट द एक्सपीरियंस और एन एक्सपीरियंस इन योर लाइफ in about 50 words where you did help to the person in his bad or fading days and that person showed his happiness to you। तो यहाँ पे सिंपली किसी फ्रेंड को हमने बुरे टाइम में, उसके बुरे टाइम में हेल्प की थी एंड उसे अब बहुत अच्छे दिन आ गए एंड वो बहुत ही ज़्यादा हमें उस बात के लिए थैंकफुल है, थैंक्स कहता है कि आप ही की वजह से आज जो कुछ भी मैं हूँ। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है, बहुत सिंपल होता है, पास्ट वाला एक्सपीरियंस है, सिंपल पास्ट में शेयर करते रहना। देन फाइंड एंड एक्सप्लेन फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट, वॉज इट वेल और सॉली स्पेंट। A5 होता है क्रिएटिविटी, एक पोएम हमें कंपोज करने के लिए कहा जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बिल्कुल ही ज़्यादा टेंशन नहीं देना है, कैसे लिखूँ क्या लिखूँ, वट एवर कम्स इन योर माइंड जस्ट राइट इट, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग आंसर होता ही नहीं है। अलग अलग पोएम्स है, क्योंकि एक पोएम्स नहीं है, हमें तो पता है
है ना। मनी अगर कहेंगे तो कितने सारे पोएम्स मनी के ऊपर लिखे गए हैं, या फिर फ्रेंड अगर कहेंगे तो कितने सारे फ्रेंड्स के ऊपर पोएम लिखे, तो हमारी पोएम थोड़ी गलत हो सकती है। तो जस्ट यहाँ पे एक्सेप्टेशंस क्या है कि स्टूडेंट शुड ट्राई टू राइट और कंपोज फ्यू लाइन्स। तो आप अपने तरीके से 4 लाइन्स कंपोज करना है। बिल्कुल भी ये सोचना नहीं है कि यार क्या लिखूँ, गलत होगा सही होगा, बिल्कुल नहीं। लिखा है आपने तो सही ही लिखा है एंड फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखो कंपोज द मिसिंग लाइन्स, 2 लाइन दिए है, 2 लाइन हमें लिखना है। ये दोनों भी लाइन तो अगर आप देखते हैं तो पोएम से ही लिए गए हैं, है ना। डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और स्कार ऑफ, तो आप पोएम्स के ही मत लिख देना, यहाँ पे अपने दिल से लिख देना है, थोड़ा सा चेंज करके लिख देना है। ठीक है ना। चलो अब देखते हैं इनके आंसर्स। 2-2 मार्क्स के 5 एक्टिविटी है 10 मार्क के लिए। उसके बाद में हमें पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 3B एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन 4 मार्क्स के लिए होता है। कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं। जब हम लिखते हैं तो पैराग्राफ में ही लिखना होता है, लेकिन पैराग्राफ में क्या लिखना है, क्वेश्चन का आंसर बहुत बड़ा है, ये क्या लिखना है, तो माइंड में एक सीक्वेंस रखना है कि सबसे पहले क्या लिखना है। तो ये सीक्वेंस कैसे पकड़ पकड़ के अगर लिखते हो तो डेफिनेटली यू राइट वेरी वेल। तो चलो अब देखते हैं क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है। सो फर्स्ट यहाँ पे देखिए, पोएट वांट्स अस टू ग्रीट अ फ्रेंड, कैसे हैप्पीली एंड चीयरफुली, कैसे नॉट रूडली, है ना, सेकेंड ही लाइन में दिया था। और चार्लिश हाउडी, तो चार्लिश मीन्स रूडली, तो नॉट रूडली। पोएट को ये नहीं चाहते कि आपने रूडली अपने फ्रेंड्स को ग्रीट करना चाहिए, या फिर अनफ्रेंडली मैनर से आपने उसके साथ बात करनी चाहिए। नॉट सेल्फिशली डिसअपियरिंग इन क्राउड, है ना। तो यहाँ पे बहुत से पॉइंट दिए गए हैं। प्योर एंड सेल्फिश, यू शुड नॉट बी प्योर एंड सेल्फिश। आप जब आपके दोस्त से ग्रीट करोगे तो आप वहाँ पे प्योर एंड सिंपल नहीं होने चाहिए यहाँ पे, ऐसा दिया है, नॉट नहीं। वेन एवर यू ग्रीट यूर फ्रेंड यू शुड बी प्योर एंड सिंपल। तो इस तरीके से हमें एक एक बॉक्स में, एक एक सर्कल में, ओवल में एक एक पॉइंट लिखना है। हर एक पॉइंट को जो है तो हाफ मार्क होता है, यानी कि इफ़ वी राइट ऑल द पॉइंट करेक्टली तो वी गेट 2 मार्क्स। तो यहाँ पे हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, 2, हाफ मार्क फॉर ईच पॉइंट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा था हमें कि एक सेंटेंस दिया था, है ना, उसका हमें हमारे ओन वर्ड्स में एक्सपीरियंस लिखना था। इट मीन्स आफ्टर डूइंग अ हार्ड वर्क और your worldly duties in the evening, when you get tired and exhausted, is there anyone who has spoken good, kind words about you? It refers to the many people around us. Look at the farmer. अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है ना, तो यू कैन शेयर योर ओन एग्जाम्पल, आप भी अपना एग्जाम्पल देना है। सिंपली यहाँ पे पोएट को क्या कहना था कि नाउ द डे इज गोइंग टू फिनिश एंड whether you have tried to improve someone's life or not, whether there is someone who can speak to you kind words, who can say thank you to you, तो ऐसा कोई है अगर होगा तो आपने लिखना है कि yes, morning I met with a farmer who was in great trouble. He was pulling his load and I helped him. So he became very happy and he thanked me. तो इस तरीके से कोई भी आप एक्सपीरियंस लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी एक एक्सपीरियंस शेयर किया गया है। वर्क इन हिज फार्म थ्रू आउट द डे एंड because them only we get food, grain, fruit and vegetables. Or now in this corona outbreak, the way the doctor, nurses, hospital staff, police and cleanup marshals who are keeping city and village clean and taking care of our health, we all have good and kind words for them. तो ये अपना अपना एक्सपीरियंस लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पे एक पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन होता है। पर्सनल रिस्पॉन्स यानी कि हमें पूछा जाया, यहाँ पे हमें पूछा था, सो आई स्टिल रिमेंबर दैट डे व्हेन आई डोनेट all my 10th standard books and my own handwriting note to one Adivasi village boy whose financial condition was very bad and who was going to discontinue his education
but wanted to study desperately, overcoming the hurdles in his way. तो एक एक्सपीरियंस शेयर किया है, दूसरों को हेल्प करना। जैसे मैंने कहा कि पैसों से ही हेल्प करना ज़रूरी नहीं है, यू कैन हेल्प बाय डिफरेंट टाइप ऑफ वेज। तो यहाँ पे अपने जो बुक्स है वो किसी और को देना, उसके लिए हमें तो कोई खर्चा नहीं है, ऐसे ही हम उसे फेंक देते हैं। किसी के काम में आते हैं तो वो उसके लिए बहुत ही वैल्यूएबल हो जाते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से along with this, when I and my parents donate him 2 dozen notebooks, the boy was so happy and thanked us again and again. Looking at his face, I first time realized how important it is to help needy. We took the responsibility of this education. This is really a moment of happiness for me. तो ये खुशी बहुत ही अनफॉरगेटेबल होती है, मेमोरेबल होती है ना। देन A4 पोएटिक डिवाइस में हमें एक सेंटेंस दिया था फिगर ऑफ स्पीच के लिए, तो वहाँ पे एंटीथेसिस है, अपोजिट आइडिया था, सॉली स्पेंट एंड वेल। ये जो है वेल एंड सॉली ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इंट्रागेशन भी है, इन्वर्जन भी है, अलिट्रेशन भी है। आप किसी एक दो फिगर ऑफ स्पीच के नाम लिखना है। देखो फिगर ऑफ स्पीच का नाम लिख दिया, ठीक है, उससे 1 मार्क मिलेगा। एक्सप्लेनेशन जो होता है उसके लिए 1 मार्क, यानी कि ये ऐसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से लिखा है, आपका इंग्लिश अच्छा है, आपने बहुत अच्छे से उसको लिखा है, टेंस वगैरह सब अच्छा लिखा है, सो यू गेट 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स। ये तो पोएम से ही रिलेटेड होता है, ठीक है ना। लास्ट में होता है कंपोजिशन, यानी कि पोएट्री कंपोज करना होती है। तो पोएट्री कंपोज करने के लिए कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशंस नहीं है कि ये करो वो करो, है ना। यहाँ पे आप एक तो राइमिंग पेयर्स ला सकते हो अगर आपको पॉसिबल है, नहीं तो आप सिंपली 4 लाइन्स लिखते हो, फ्री वर्स में लिख सकते हो, है ना। फ्री वर्स इज ऑल्सो अ स्टाइल ऑफ पोएट्री। फ्री वर्स भी एक टाइप ही है, स्टाइल है, तो उसी में भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे दिया है, ज़रूरी नहीं कि यही सेंटेंस सही है क्या, यू कैन राइट योर ओन। बस यहाँ पे गाइडलाइन दिया गया है। हाउ डिड यू स्पेंड योर टुडे, वॉज इट वर्दी और फुल ऑफ कंटेंट, कमेंट, डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और स्कार ऑफ डिसकंटेंट। अभी यहाँ पे मैच करने के लिए ये यूज़ किया गया है। तो अगर आपको मैच नहीं करना है, आप अगर नहीं कर पाते हो, तो यू कैन सिंपली राइट इन फ्री वर्स। तो फ्री वर्स में भी आपने अगर लिखा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे गलत तो कोई होता नहीं है। जैसे ही आपने आपके सेंटेंस यहाँ पे बनाए हैं तो क्रेडिट आपको मिलेगा। अच्छे से लिखा है तो फुल मार्क्स मिलेंगे। थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है तो 0 मार्क्स नहीं मिलते, वहाँ पे 1.5 मार्क्स मिल सकता है, 1 मार्क मिल सकता है। तो यू मस्ट ट्राई टू राइट कंपोजिशन ऑफ पोएट्री। बिल्कुल सोचना नहीं है कि मैं लिख पाऊंगा या नहीं। शायर तो आप बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल वही सोचना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है और लिख देना है, ठीक है। ये होता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर। इसके बाद में हमें क्या है, इसी पोएम यानी कि एक और पोएम दी जाती है अलग से क्वेश्चन नंबर 3B में। क्वेश्चन नंबर 3B में अलग पोएम होती है जिसका हमें एप्रिसिएशन लिखना होता है। मान लेते हैं कि अगर क्वेश्चन नंबर 3B में यही पोएम आई है तो उसका एप्रिसिएशन कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले अबाउट पोएम, poet and significance of title. So the poem Have You Earned Your Tomorrow is written by famous English poet, that is Edgar Gust, who is known as people's poet for his simple and optimistic style of writing. Then इस poem के बारे में लिखते हैं, this poem Have You Earned Your Tomorrow is a very motivational and inspirational poem. In this poem, speaker asks many questions to reader and he requests that we should try to improve someone's life. तो अपने own language में भी लिख सकते हैं आप। Then हमें form of the poem, theme and significance लिखना होता है। So the theme of the poem suits with the slogan "Service to man is service to God." The significance of the theme is that we should do some good deeds in each day that will improve someone's life. तो throughout poem पोएट ने यही कहा है कि we should do something to improve someone's life. तो यही थीम यहाँ पे यूज़ की गई है। नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज फीचर एंड पोएटिक डिवाइस के बारे में लिखना होता है।
तो पोएटिक स्टाइल किस तरीके से है, क्वेश्चन पूछे गए हैं तो क्वेश्चन स्टाइल में ही है. सो द पोएम इज इन क्वेश्चन स्टाइल एंड द पोएट यूजेस numerous क्वेश्चंस टू रीडर. द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज वेरी सिंपल एंड ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि एडगर गस्ट का स्टाइल ही उस तरीके से है, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक स्टाइल में लिखते हैं वो. देन टू मेक इट इफेक्टिव, फिगर ऑफ स्पीच के नाम लिखना है यहाँ पे. पोएट हैज़ यूज इंट्रोगेशन, स्नेकडकी, अलिट्रेशन एक्सेट्रा. The poem has a specific rhyme scheme that is A B B. यहाँ पे हमें वो भी लिखना है. नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना होता है that is इंस्पिरेशनल मैसेज, वैल्यूज़ एंड स्पेशल फीचर हमें क्या मिलता है. तो हमें लिखना है कि हर एक पोएम से एक इंस्पिरेशनल मैसेज मिलता है, मोटिवेशनल मैसेज मिलता ही है. सो द पोएम हैज़ अ वेरी क्लियर मैसेज दैट वन मस्ट हेल्प द नीडी. It doesn't matter what type of help you offer. The special feature of the poem is imagery such as slipping past or vanish in the thorn and interrogative lines that create a picture. तो इस पोएम का इतना याद रखना है कि ये पोएम जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल पोएम है. यहाँ पे पोएट ने एक बहुत ही अच्छी बात करने के लिए कहा है, दैट इज़ वी शुड ट्राई टू इम्प्रूव समवंस लाइफ. दैट्स व्हाई आई लाइक दिस पोएम. तो लास्ट बट नॉट लिस्ट होता है हमारा पर्सनल ओपिनियन अबाउट द पोएम. ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क इसे दिया जाता है. सो माय ओपिनियन अबाउट द पोएम इज दैट दिस पोएम इज इमेंसली हार्ट टचिंग. आई एम माई सेल्फ बीइंग इंस्पायर्ड बाय दिस पोएम एंड विल डेफिनेटली हेल्प एट लीस्ट 1 पर्सन इन अ डे. तो आप इसी तरीके से लिख सकते हैं या फिर अपने वर्डिंग में भी आप लिख सकते हैं. बट यूर ओपिनियन बिल्कुल लिखना है, भूलना नहीं है. 1 मार्क का ये क्वेश्चन है. तो अगर आपने अच्छे से लिखा तो डेफिनेटली आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स 100% मिलेंगे. लैंग्वेज अगर अच्छा है, इंग्लिश अगर अच्छी है तो बिल्कुल नहीं डरना है. 90 क्रॉस आप आराम से कर सकते हो. तो होप हैव यू अर्न योर टुमारो. इस पोएम का टोटल एक्सप्लेनेशन, फिगर ऑफ स्पीच, क्वेश्चन पेपर कैसे होगा, एप्रिसिएशन कैसे, हर चीज़ के बारे में आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए. तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड डू स्टडी, स्टे कनेक्टेड विथ अस. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.